हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? हमने हमारे चैनल पे क्लास 10th की साइंस पूरी अपलोड कर दी है। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल का। और हम लोग क्लास 9th की अब फिज़िक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11, वर्क और एनर्जी। ये फिज़िक्स का चैप्टर है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें कोई भी लाइव प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है। और जो एक्टिविटी होती है, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, इन सब में एनर्जी लगती है, ठीक है। वर्क देखते हैं क्या होता है। वर्क डन तब हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। वर्क के लिए हमें एनर्जी लगती है। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसने लिखी है डेफिनेशन। देखिए, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर वॉल मूव नहीं हुआ तो यहाँ वर्क डन नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि वर्क डन तभी होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। देखिए, वर्क डन तब हो सकता है जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो मूविंग में हो जाए, या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाए, या ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाए, ठीक है। वर्क डन तब होता है जब कोई फोर्स लगती है किसी बॉडी पे मोशन में, ठीक है। अब देखते हैं वर्क डन की कंडीशन क्या है। जो फोर्स है वो बॉडी पे लगनी चाहिए और बॉडी को डिस्प्लेस हो जाना चाहिए। जैसे एक साइकिलिस्ट पैडल करता है जब साइकिल को, या जब कोई मैन लोड को उठाता है ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में। और वर्क डन कब नहीं होता? जब कूली नीचे से सामान को उठाता है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी लग रही है और कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं नीचे से उठाया तो इसलिए। या कोई आदमी पत्थर पे ज़्यादा फोर्स लगाता है बड़े से, तो वो हिलता नहीं है, तो ये वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं वर्क डन जब एक फिक्स फोर्स से होता है। वर्क डन जब एक मूविंग बॉडी पे होता है तो जो उसका प्रोडक्ट का फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसकी बस मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब देखते हैं वर्क डन की यूनिट क्या है। इसकी यूनिट होती है जूल या न्यूटन मीटर। और जब हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं एक बॉडी पे जिससे इसकी डिस्टेंस होती है 1 मीटर उसी डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है 1 जूल का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 1 जूल को लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर। जब हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो जो वर्क डन है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे चाहती है और हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक। अब देखते हैं वर्क डन भी 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क डन। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जैसे कि एक कोई बच्चा है जो टॉय कार को पुल कर रहा है स्ट्रिंग से हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे, तो यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन नेगेटिव तब होता है जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे फुटबॉल है, ये राइट साइड लेफ्ट साइड में फोर्स लग रही है और जो मोशन है राइट साइड में हो रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क डन है। और वर्क डन तब ज़ीरो हो जाता है जब जो फोर्स है वो राइट एंगल्स पे लगती है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग फोर्स लग रही है नीचे और मोशन हो गया इस तरफ, तो ये 90 डिग्री बन गया, तो ये वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो cos 90 होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो वर्क डन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में हुआ है। और अगर वर्क डन अगेंस्ट में होगा ग्रेविटी के तो उसे हम लोग नेगेटिव वर्क डन लेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल है कि यहाँ कूली का मास दिया है 15 kg, डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर, तो वर्क डन निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह लिखेंगे mg क्योंकि ग्रेविटी है, और s कर देंगे मल्टीप्लाई। तो mg कितना मास है 15, s है 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, क्योंकि 10 तो g की वैल्यू ले ली हमने, ठीक। तो ये आ जाएगा 225 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे न्यूटन में चेंज कर देंगे, ठीक। इतना हमारा जूल आंसर है। अब देखते हैं बच्चों एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सन सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। जितनी भी एनर्जी है सबको सन से मिली है। कुछ एनर्जी न्यूक्लियस में भी होती है एटम के, जो अर्थ के अंदर होती है, जिससे बाढ़ या टाइड्स आती हैं, ठीक है। जो अमाउंट है एनर्जी का जो एक बॉडी को पोजेस करता है वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन के, ठीक है। जो बॉडी एनर्जी लूज़ करती है, तो बॉडी जब काम करती है तो वो गेन भी करती है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल, और इसकी बड़ी यूनिट होती है किलो जूल, ठीक है। और 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। 1 जूल वर्क डन को करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं 1 जूल एनर्जी। अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन हमें बस 2 ही पढ़ने हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
ये एनर्जी होती है जो एक बॉडी पोजेस करती है मोशन पे या पोजीशन में, से बोलते हैं मैकेनिकल। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी को मोशन से मिलती है, जैसे कि कोई बॉल जब जा रही है, पानी चल रहा है, या बुलेट चल रही है, या कार चल रही है, या कोई एथलीट दौड़ रहा है, या कोई स्टोन है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो इसी तरह से हम लोग डिराइव करते हैं। देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है m जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से चल रहा है और जिसकी डिस्प्लेसमेंट है s और फोर्स है कांस्टेंट, तो इसे लिखते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स की जगह ये रख देंगे। और फिर जो तीसरा है इक्वेशन, उससे हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ए एस की, ठीक है। और फिर इसे पुट करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो जब हम लोग u को 0 रखेंगे, जब बॉडी रेस्ट पे है, तो वर्क डन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वर्क डन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक के, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल हैं, आप लोग इसे ट्राई करना। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की वो एनर्जी होती है जो पोजीशन या शेप चेंज से आती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे हम वाटर को डैम में क्या रखते हैं तो वो रोटेट करता रहता है टरबाइन को, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। दूसरा है कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, जब उसका शेप चेंज होता है, और वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलती है जब हम लोग शूट करते हैं एक एरो को, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। और शेप पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग खींचेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं कि किसी बॉडी का मास m है, इसे हम लोग h हाइट तक रेस करते हैं, तो उस पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा mg। अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसके बारे में। तो वर्क डन को लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का m, एक्सेलरेशन के बदले में रखेंगे g और h, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा mgh। और वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, तो हम लोग लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है हमें मास दिया है 10 kg, हाइट दे रखी है 6, निकालो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh। m कितना है 10, g कितना लगाया 10, h कितनी है हाइट 6, तो 600 जूल, ठीक है। अब देखते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कोई स्टोन है जो एक सर्टेन हाइट तक है, उसकी एक अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जब वो नीचे आने लगता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती रहती है, और जैसे जैसे हाइट उसकी डिक्रीज होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्टोन बढ़ता रहेगा जब वो नीचे गिरेगा, ठीक है। और जिस टाइम पे जो स्टोन ग्राउंड पे आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। इसी से जो इंटायर पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और भी एग्जांपल जैसे कि प्लांट्स हैं, ये सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी के लिए फूड में, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि जब भी एनर्जी दूसरे फॉर्म में जाती है एक फॉर्म से, तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है कन्वर्जन के टाइम पे, लेकिन जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो सेम ही रहती है। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। फ्री फॉल आपको पता है क्योंकि अगर आपने ग्रेविटेशन में पढ़ाई है इस चीज़। अब देखते हैं कोई बॉल है जिसका मास m है और उसकी हाइट है h, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। लेकिन जब बॉल नीचे आएगी तो जो हाइट है डिक्रीज़ हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी h पे 0 हो जाएगी, वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब बॉल नीचे गिर रही है तो जो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, ये सेम रहेगा हर पॉइंट पे जब गिरेगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। यहीं पे फिगर दी हुई है यहाँ पे। अब देखते हैं पावर क्या होता है। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको लिखते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, P इक्वल टू W बाई टी। P पावर है, W वर्क डन है और T टाइम टेकन है। अब देखते हैं पावर की यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट होती है वॉट। पावर 1 वॉट होता है जब 1 जूल का वर्क डन होता है 1 सेकेंड में, और एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी यूज्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल गैजेट की पावर क्या होती है। ये हमें बताती है कि किस रेट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है। पावर की एक बड़ी यूनिट होती है किलोवाट, ठीक है। यही कॉमर्शियल यूनिट भी होती है, नहीं कॉमर्शियल यूनिट होती है इसकी किलोवाट आवर, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए
वर्क डन है इसमें 20 जूल का, टाइम टेकन है 5 सेकंड। पावर निकालेंगे, पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो ये आपका आ जाएगा 4 जूल पर सेकंड या 4 वॉट। अब देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल एक छोटी यूनिट है एनर्जी की जो इनकन्वीनियंट है जब हमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना हो, इसलिए कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी एक बड़ी यूनिट होती है जो होती है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेता है, जब वो 1 किलोवाट की पावर रेटिंग करता है 1 घंटे में। अब देखते हैं किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। 1 किलोवाट आवर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 1 घंटे में 1 किलोवाट पे लगती है, तो 1 किलोवाट आवर हो गया 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, तो 1000 वाट फॉर 1 आवर, और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड, तो ये हो जाएगी 36 लाख जूल। तो इसका हम लोग ये याद रखते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जिसे हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें पावर दे रखी है बल्ब की 60 वाट में, तो इसे हम लोग किलोवाट में चेंज करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी 0.06 किलोवाट। टाइम है 6 आवर, तो एनर्जी निकाल लेंगे पावर इंटू टाइम, तो ये आ जाएगी 0.36 किलोवाट आवर, और फिर इसे हम लोग 0.36 यूनिट्स लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारे नोट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, आप इसे रिवाइज़ कीजिए। जो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ समझाए हैं उसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, और हमें कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो बताइए कौन से चैप्टर पर लाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।